नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। यहाँ पे हम लोग प्रधान शिक्षक के लिए एक आदर्श वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह जो किया गया है उसका अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले इन प्रश्नों का अध्ययन करने के पहले कुछ हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कुल प्रश्न की संख्या यानी कि प्रधान शिक्षक बनने के लिए 1 to 8 के लिए कुल प्रश्न की संख्या 150 रहेगी। टोटल प्रश्न रखा गया है और इसमें समयावधि 2 घंटे 30 मिनट का रखा है। इस 150 प्रश्न में दो भाग रहेगा, पहला भाग और दूसरा भाग। ये जो प्रथम भाग है इसमें कुल प्रश्न की संख्या 75 रहेगी और फिर ये जो सेकंड भाग है आपका, इसमें भी कुल प्रश्न की संख्या 75 रहेगी। भाग 1 में सामान्य अध्ययन होगा, यानी कि यह जो भाग है इसमें सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन कहने का अर्थ हो गया प्राथमिक गणित होगा, उसके बाद मानसिक योग्यता, घटना चक्र भी होगा। घटना चक्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आपका रहेगा। सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजनीतिक शास्त्र, इसके साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड है इसमें पूछे जाएंगे, यह 75 प्रश्न में। और पुनः यह जो 75 प्रश्न होगा यह द्वितीय भाग में यह डीएलएड से संबंधित होगा, यानी कि डीएलएड का जो प्रश्न होता है जिसे कह सकते हैं आप शिक्षण कौशल, यानी कि पेडागोजी रहेगा शिक्षण कौशल का, इसी से रिलेटेड 75 प्रश्न होगा। तो यह जो 75 प्रश्न है यह काफ़ी आसान होता है, इसे बस आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जो आप दैनिक क्रियाकलाप में विद्यालय में कर रहे हैं उसी प्रकार का प्रश्न रहता है और यह 75 प्रश्न, इसमें थोड़ी सी तैयारी करने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में हम लोग कुल प्रश्न की संख्या 50 देखेंगे और इस 50 प्रश्न में यह जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है दोनों से प्रश्न रखा गया है और यह एक पैटर्न है, एक नमूना है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा लिखित होगी और यह बहुविकल्पीय होगा, 4 ऑप्शन रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सभी प्रश्न मारना जरूरी हो जाएगा अभ्यर्थियों को। 150 प्रश्न आप यदि सही जवाब लगाते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति होगी, लेकिन काट छाट करके जो प्रश्न बनेगा उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे और एक जो प्रधान शिक्षक की एबिलिटी है उसको प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में प्रश्नों का नमूना जो हम लोग स्पेसिमेन है एक प्रकार का देखेंगे और इसी प्रकार का प्रश्न रहेगा। बीपीएससी का जो पूछने का स्तर होता है वह थोड़ा लो होगा क्योंकि यह एक विभागीय परीक्षा है। बीपीएससी के द्वारा समान रूप से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह भारी बनाया जा रहा है, लेकिन विभागीय परीक्षा के वजह से प्रश्न का स्तर उतना कठिन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अब उन सभी प्रश्नों को एक एक करके अध्ययन करते हैं कि कैसा प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। और इसी प्रकार से हम लोग आगे चल करके जब हम लोग फॉर्म को फिलअप कर चुके होंगे तो कुछ दिन प्रधान शिक्षक के लिए जो आदर्श वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा जो समान रूप से पूछे जाने की संभावनाएं बनेगी, उन सभी प्रश्नों को इस चैनल के माध्यम से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रधान शिक्षक की तैयारी के साथ साथ अन्य एजुकेशन विभाग से जुड़े जानकारी के लिए और वीडियो अच्छी लगने पे लाइक करके हमें ज़रूर प्रोत्साहित करेंगे और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है इसकी भी जानकारी ज़रूर देंगे। यह पहला वीडियो होगा प्रधान शिक्षक के लिए जो आदर्श वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक स्पेसिमेन, एक नमूना है। इसी के आधार पर हम लोग आगे चलते चलेंगे। तो सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ प्रश्न देखेंगे, यानी कि जो 75 प्रश्न डीएलएड से पूछा जाएगा उसका कुछ प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग भाग 2 का भी देखेंगे और एक स्पेशल वीडियो भी हम लोग बना करके चलेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे बता रहा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे है जोड़ लीजिएगा।
यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? यानी विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी नंबर होगा। यह निरंतरता का सिद्धांत को सूचित करता है, यानी कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास हमेशा, चाहे कोई भी अवस्था हो, बाल्यावस्था से जितनी भी अवस्थाएं होती है, अंत तक, जब तक आपकी जिंदगी है तब तक आप में विकास होते रहता है। तो यह राइट आंसर आपका सी होगा, निरंतरता का सिद्धांत को सूचित करता है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? फिर से प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, विकास की किस अवस्था को, यह कोल तथा ब्रूस, यह मनोवैज्ञानिक है, इन्हीं के द्वारा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। किस काल को? ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि बाल्यावस्था को, विकास की जो अवस्थाएं होती है, ये जो अवस्था दी हुई है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, तो इसमें संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कोल और ब्रूस के द्वारा कहा गया है कि यह बाल्यावस्था ही है। तो राइट आंसर आपका ए हो गया। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, यानी कि डिसलेक्सिया जो ग्रसित है इससे, उसको क्या करने में कठिनाई होती है? व्यक्त करने में, पढ़ने में, बोलने में या खड़े होने में? तो यह राइट ऑप्शन आपका बी होगा, यानी कि पढ़ने में कठिनाई होती है। जो व्यक्ति जो डिसलेक्सिया से पीड़ित है, उन्हें पढ़ने में समान रूप से कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, निम्न में क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है शिक्षक को। तो सबसे पहले यहाँ पे समावेशी कक्षा को आप समझते होंगे, यानी कि सभी पर समान रूप से नज़र, सभी बच्चों पे, चाहे जिस भी कैटेगरी का हो। तो शिक्षक की भूमिका क्या नहीं होनी चाहिए? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चों को आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को सिखाने में, उसके बाद शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होती है, ऑप्शन ए राइट होगा। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो कि गलत है, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन बी है हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन सी है अनुमति नहीं देनी चाहिए और डी है रोक देना चाहिए। तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए, राइट आंसर आपका ए होगा, यानी उसे हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है छठा नंबर, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, यानी बच्चों की वृद्धि मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से या भावनात्मक विकास से। तो राइट आंसर आपका होगा बी नंबर, यानी कि शारीरिक विकास से। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः उसके शारीरिक विकास से रिलेटेड है, ऑप्शन बी राइट हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। तो पुनर्वलन का सिद्धांत यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसके बाद अगला प्रश्न है 8वां नंबर, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित, नतोदर, उत्तल, लंबवत। तो अधिगम का वक्र आपका लंबवत नहीं है, मिश्रित है, नतोदर है, उत्तल है, लेकिन आपका डी नंबर लंबवत नहीं होता है।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा अधिगम का यानी कि सीखने का वक्र नहीं है? तो यह लंबवत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चों को यानी उस बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चों को परामर्श देना चाहिए। तो यह प्रश्न 9 नंबर प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में यानी कमेंट सेक्शन जो दिया हुआ है, ज़रूर आप इसका सही जवाब देंगे और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। फिर से इस प्रश्न को पढ़ लिया जाए। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है, आप जरूर कमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी देंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ए नंबर ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन है शैक्षणिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे छात्रों के सर्वांगीण विकास से होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य है, यानी शिक्षा में अवरोध का अर्थ क्या है? ऑप्शन को थोड़ा सा सावधानी से पढ़ना होगा, करेक्ट आंसर मिल ही जाएगा। बालक का विद्यालय ना जाना, यानी शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पे बता रहा है कि बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो राइट आंसर आपका सी होगा कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना यह अवरोध को सूचित करता है। तो राइट आंसर आपका सी हो गया यहाँ पे। अगला प्रश्न है 12 नंबर, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका गर्भावस्था से होगा, यानी कि मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला और विरोधी का अवस्था है, यह कथन किसका है? स्टेनले हॉल, जर्सिल्ड, क्रो एंड क्रो, सिम्पसन। तो राइट आंसर आपका ए ही होगा, स्टेनले हॉल होगा। यानी कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, हमला और विरोधी का अवस्था होता है, यह स्टेनले हॉल के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो यह सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? यह पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका गिलफोर्ड होगा। ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। अगला प्रश्न है, यहाँ से हम लोग ऊपर में शिक्षण कौशल को देखें 15 प्रश्न, इसके बाद यहाँ से कुछ गणित का प्रश्न देखेंगे। थोड़ा थोड़ा एक नमूना के रूप में बनाया गया इस वीडियो को, उसके बाद हम लोग डिटेल रूप से स्पेशल सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे और अच्छी तरह से तैयारी इसको यानी कि प्रधान शिक्षक के लिए हम लोग कर लेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, यानी यह दिया हुआ है, इसको प्रतिशत में लिखना है। तो सिंपल सा प्रश्न है, इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। इसका पॉइंट आप हटा दीजिए। 1 2 3 4 हो गया, अर्थात 1/1 2 3 4 और यहाँ पे आपको 100 से गुना कर दीजिएगा प्रतिशत में लाने के लिए। तो 1/100 इसे पॉइंट में लाएंगे तो 0.01% होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर मिल रहा है, यही हो गया आपका राइट। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे
हम लोग प्रतिशतता से जो भी प्रश्न बनाएंगे पूरा डिटेल करके चलेंगे, एक एक चैप्टर लेकर के। फिलहाल आपको एक नमूना यहाँ पे दिखाया जा रहा है। 17 नंबर प्रश्न है, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है, कितनी होती है? 2, 0, असंख्य 1। तो एक सरल रेखा आप यदि खींचिएगा तो इसमें अनेक बिंदुओं के मिलने से सरल रेखा का निर्माण होगा, तो असंख्य होगी, अनगिनत होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? तो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म की रचना आप यदि करेंगे तो इसमें शीर्ष की संख्या 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोण, यानी कि अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतर डिफरेंस 60 डिग्री बताया गया है, 60 डिग्री है, तो वह बहुभुज कोण होगा। तो हम लोग यहाँ पे इस बात को समझ लें कि यदि भुजाओं की संख्या 6 हो, चलिए इसको 6 लेकर के चलते हैं, तो भुजाओं की संख्या 6 हो यानी कि षटभुज हो गया, तो इसका अंतः कोण 120 डिग्री होता है, इस बात को जान रहे हैं। उसके बाद बाहर का कोण यानी कि बाह्य कोण 60 डिग्री होगा, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 60 डिग्री आएगा। तो स्पष्ट है कि 60 डिग्री होने पे यह षष्ठभुज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है। अब यहाँ पे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है, गिल्ट एज या इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न हो सकता है, यानी कि उसी से लिया गया है। तो गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है, सोना चांदी सीमेंट कपड़ा से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर सोना चांदी है। पॉपुलर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक केवल पेश किया जाता है, अर्थशास्त्र का प्रश्न है। प्रश्न भी आपको पहचानना होगा, इसे तभी आप समझ सकते हैं और आपको याद भी होगा। तो इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, वित्त विधेयक केवल पेश किया जाता है, लोकसभा में राज्यसभा में दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो वित्त विधेयक को हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, क्वार्टज का रासायनिक नाम है, क्वार्टज, तो यह आपका केमिस्ट्री का प्रश्न है, कि रसायन शास्त्र का। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट, यही ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला? यह देखिए करेंट अफेयर से संबंधित, यानी कि समसामयिक। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला? नई दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़, बंगलोर। तो राइट आंसर आपका नई दिल्ली होगा। नई दिल्ली में भारत का प्रथम आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, यह भी आपका करेंट अफेयर से ही संबंधित प्रश्न है। 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च। तो विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है? रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है? यह भी करंट आपका प्रश्न है। तो यह राइट आंसर एक राष्ट्र एक चुनाव, यह ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, कौन सा जाना जाता है? जलकुंभी, कांग्रेस घास, दूब घास, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका जलकुंभी होगा, यानी कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है। और संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार के रूप में यदि पूछा जाए तो जलकुंभी ही होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, बायोलॉजी का प्रश्न है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन। तो राइट आंसर आपका इथाइलिन यानी कि एथिलीन, एथिलीन से फलों को पकाने में काम आया जाता है, यानी कि पादप हार्मोन है यह जो फलों को पकाने का काम करता है, एथाइलिन। अगला प्रश्न हम लोग देखें 29 नंबर, किस देश में लचीला संविधान लागू है? यानी किस देश में, यानी किस देश का संविधान लचीला है? अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम होगा, ऑप्शन नंबर
डी राइट होगा, यानी कि यहाँ के देश का संविधान लचीला, सर्वाधिक लचीला है, सबसे अधिक लचीला है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर, गोवा तट पे, कच्छ तट पे या गोवा गंगा तट पर है? तो एलिफेंटा द्वीप आपका मुंबई तट पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, केरल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा केरल में 1959 ईस्वी में अनुच्छेद 356 का पहला प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? ऑप्शन है चुंगी कर, गृह कर, इसको कर पढ़िएगा, गृह कर, मनोरंजन कर, ये सभी। तो राइट आंसर आपका डी ही होगा, क्योंकि नगर निगम के द्वारा चुंगी कर भी लगाया जाता है, गृह कर भी लगाया जाता है और मनोरंजन कर भी लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? मानसून प्रदेश, गर्म मरुस्थल, टुंडा प्रदेश, टेंगा प्रदेश में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे टुंडा प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 34 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है, यानी प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज, विटामिन। तो राइट आंसर आपका होगा अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कि प्रोटीन अणु की इकाई अमीनो अम्ल होती है। 35 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या तो फिर यकृत। राइट आंसर यहाँ पे आपका यकृत होगा। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जानी जाती है। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? आपका यह हिस्ट्री यानी कि इतिहास से प्रश्न आ गया। राम प्रसाद बिस्मिल। स्वतंत्रता आंदोलन से ही रिलेटेड अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इनमें से कोई नहीं। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी, बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किए थे, यानी कहाँ से प्रारंभ किए थे? डांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। राइट आंसर आपका चंपारण होगा, यानी कि बिहार से ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि को प्रारंभ किए थे। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? इसे याद रखेंगे, 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो। तो राइट आंसर आपका लॉर्ड कर्जन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। अगला प्रश्न है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? लौह इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग या तो सीमेंट उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे अधिक रोजगार पैदा करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हुआ। अगला प्रश्न है 42 नंबर, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? यह देखिए आपका फिजिक्स का प्रश्न आ गया, यानी भौतिकी का। न्यूटन की प्रथम गति का नियम क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम, गतिशीलता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका जड़त्व का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय घोल का पीएच मान, यानी अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होगा? 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 14। तो यह 7 से कम होगा अम्लीय, और 7 के बराबर यह उदासीन होता है, उदासीन, और 7 से अधिक क्षारीय होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है?
अस्थाई तत्व पूछा गया है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेडियम, सीसा। तो सीसा सबसे, इन सभी में सीसा सबसे अस्थाई तत्व है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, अनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता हैं डार्विन, वायरलेस, मेंडल, लेमार्क। तो राइट आंसर आपका मेंडल होगा। यानी मेंडल अनुवंशिकता के नियम के जनक माने जाते हैं, यानी कि पिता के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, ये आपका रीजनिंग प्रारंभ होता है। यानी कि रीजनिंग कहने का अर्थ हो गया कि जो मानसिक योग्यता है, इससे भी प्रश्न रहेगा। तो इसमें तरह तरह के प्रश्न बनेंगे। हम लोग यहाँ पे एक नमूना के रूप में लिया। मैं बार बार इस बात की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, जब हम लोग डिटेल रीजनिंग का अध्ययन करेंगे तो सभी पार्ट से इसका अध्ययन करेंगे। विषम को चुनना है झुंड, पशु, समूह, दल और हंस। तो सभी यह समूह को सूचित करता है ए बी सी, लेकिन हंस एक जीव को सूचित कर रहा है। यही आपका विषम हो गया, यानी बेमेल हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, घोड़ा अस्तबल। घोड़ा अस्तबल में रहता है तो पक्षी कहाँ रहेगा? उड़ना, छत्ता, घोंसला, आकाश। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे घोंसला आ जाएगा, घोंसला। अगला प्रश्न है 48 नंबर। यह रीजनिंग है, यहाँ पे खाली स्थान है। तो 2, 5, 7, 12 क्या यहाँ पे फिल होगा? 31, 50। तो 2 + 5 करेंगे तो अगला 7 प्राप्त होता है। यानी इसको जोड़ने के बाद फिर 5 और 7 जोड़िए, 7, 5, 12 हो गया। फिर 12 और 7 जोड़िए तो 12, 7 आपका यहाँ पे 19 होगा। फिर 12 और 19 जोड़ेंगे तो 31 प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार का क्रम है। तो राइट आंसर आपका ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ था? भारत, चीन, जापान, रूस। तो कबड्डी खेल का उद्भव आपका भारत में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न 50 नंबर। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो एक प्रकार का खेल है। इसमें प्रत्येक पक्ष में, यानी कि 2 पक्ष कोई भी खेल में होता है तो उसमें खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में कितनी होती है, यह पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 4 खिलाड़ी प्रत्येक पक्ष में होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से कुल हम लोग 50 प्रश्न देखे, जो प्रधान शिक्षक के लिए, जो कक्षा 1 से 8 के लिए था। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।